चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अकाउंट्स या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्या भैया ये चैप्टर इजी है? नहीं। क्या ये चैप्टर बहुत इजी है भैया? नहीं। तो भैया फिर ये चैप्टर कैसा है? बेटा ये चैप्टर तो इंस्टीट्यूट का प्रसाद है। इंस्टीट्यूट का प्रसाद है। इंस्टीट्यूट तुमको बोल रही है आओ और फ्री फुकट फाकट के मार्क्स लेके जाइए। 10 से 15 मार्क इंस्टीट्यूट ऐसे फ्री में बांट रही है, इतना इजी ये चैप्टर है। अच्छा भैया एक बात बताइए, ऐसे ही सेम नाम हमने वाइंडिंग अप में, लिक्विडेशन में और हमने पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन का नाम सुना था। क्या वाइंडिंग अप, क्या लिक्विडेशन, क्या डिसोल्यूशन सेम होता है? और लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? तो भैया लिक्विडेशन मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन मतलब आपने बर्फ़ देखी है घर में, बर्फ़ को जब आप फ्रीज़र से निकाल देते हो तो क्या करती है? वो पिघल जाती है, मतलब वो लिक्विडेट हो जाती है वाटर के अंदर। तो सेम वे कंपनी भी क्या होती है? कंपनी भी लिक्विडेट होती है। कंपनी भी लिक्विडेट होती है। कंपनी के असेट्स, कंपनी की लाइबिलिटी हम लोग क्या करते हैं? कंपनी असेट्स को बेच के लिक्विडेट करते हैं कैश में, और कैश से फिर हमारी लाइबिलिटी पे करते हैं। एक बार लिक्विडेशन होने के बाद हम कंपनी का अस्तित्व ख़त्म करते हैं। दैट इज़ को क्या करते हैं? वाइंडिंग अप करते हैं। यानी पहले क्या होगा? पहले लिक्विडेशन होगा भैया, उसके बाद क्या होगा? वाइंडिंग अप होगा भैया। और भैया जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन तो टोटली काय में पड़ता है? अब डिसोल्यूशन तो टोटली है पार्टनरशिप का कंसेप्ट। डिसोल्यूशन तो टोटली है पार्टनरशिप का कंसेप्ट। तो डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप में, वाइंडिंग अप होता है कंपनी में। बट वाइंडिंग अप के पहली वाली जो स्टेप है उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। करेक्ट। इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत बहुत लिखना पड़ेगा, बट ये चैप्टर है वेरी वेरी सिंपल। चलिए, तो भैया इसके हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं, 1, 2 और 3। पहला क्या है बेटा? पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहला है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या भैया हमको लिखना है? नहीं बेटा, आपको सिर्फ देखना है। नालायक को साथ साथ में आपको लिखना भी है। उसके बाद आप लिखेंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। और उसके बाद आखिरी में पढ़ेंगे बी लिस्ट कंट्री ब्यूटरी। ये 3 चीज़ आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर। आइए सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर्म 57 ऑफ कंपनी कोर्ट रूल 1959। particulars expected to produce। इसके अंदर सबसे पहले लिखिए
assets not specifically pledged. Cash, debtor, stock, call in arrear. नेक्स्ट है asset specifically pledge. ऊपर हमने लिखा असेट जो प्लेज नहीं हुई है, नीचे हम लोग पार्ट बी में लिख रहे हैं असेट जो पर्टिकुलरली प्लेज है. इसमें आएगा असेट. कौन सी असेट है भैया? सेकंड है ERV, दैट इज एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, जिसकी टोटल आ गई. लोन आपके पास कितना है, आपके ऊपर लोन कितना है, और फिर आएगा आइदर डिफिशियंसी या सरप्लस. समरी, asset not specifically pledged और asset specifically pledged. भैया क्या है इसमें? इसमें बेटा हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिक्विडेट कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पे लिक्विडेट कर रहे हैं. लिक्विडेट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भैया हमको जो हमारी असेट्स है उससे कितना पैसा मिल सकता है. तो असेट भैया दो तरह की हो सकती है. एक जो हमने कहीं प्लेज नहीं की है, यानी एज सिक्योरिटी हमने किसी को दी नहीं है, जो कि कैश हो सकता है, डेटर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कॉल इन अरियर हो सकता है. ये सब चीज़ें हम किसी के पास बैंक में गिरवी नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी किसी को देते नहीं हैं. और दूसरी आती है ऐसी असेट्स जो हमने किसी को प्लेज करके रखी है, किसी को गिरवी दे के रखी है. इसके अंदर क्या होगा, असेट का नाम आएगा, जैसे लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, उसका है एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू. आज अगर हम बेचेंगे तो हमको कितना इससे पैसा रिकवर होगा. इसके सामने हमारा लोन कितना है. हो सकता है कि भैया मेरे को 100 रुपया रियलाइज़ हो और मेरा लोन हो 110 रुपये का, तो 10 रुपये क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया. या हो सकता है मेरा 200 रुपया एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू हो, लेकिन मेरा लोन कितना है 150 रुपया, तो बजाय 50 रुपये सरप्लस हो गया मेरा. करेक्ट है. तो ये क्या बता रहा है, ये वो बता रहा है कि भैया जो मेरी असेट्स है वो असेट्स दो टाइप की है. एक जो प्लेज है, एक जो प्लेज नहीं है. जो प्लेज है और जो प्लेज नहीं है, तो प्लेज नहीं है तो उनकी अमाउंट कितनी कितनी है, कैश इतना रुपया है, डेटर इतने रुपए के है, स्टॉक इतने रुपए का है, कॉल इन अरियर इतना पड़ा हुआ है. कॉल इन अरियर इज माय असेट. करेक्ट. वो अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है, उनकी लाइबिलिटी है. अगर मैंने कॉल मंगा लिया तो वो मेरी हो गई असेट, मुझे शेयर होल्डर को वो मुझे देना ही पड़ेगा. करेक्ट. उसके बाद आता है भैया असेट स्पेसिफिकली प्लेज. जो असेट हमने किसी पास गिरवी रख के रखी है, तो जो हमने असेट गिरवी रख के रखी है ना, वो असेट से मुझे पैसा मिलेगा. वो असेट से मुझे पैसा मिलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू. मुझे कितना पैसा मिल सकता है. उसके सामने मेरा लोन कितना है, क्या मेरी डिफिशियंसी और क्या मेरा सरप्लस है. करेक्ट. अब बेटा एक बात समझना. अब अगर मुझे पैसा देना है, ये है कंपनी. सपोज ये है अनिल धीरूभाई अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसका दिवाला निकलने वाला है. करेक्ट.
तो ये कंपनी के सामने बहुत सारे लोग आएंगे पैसा मांगने के लिए, ये कंपनी के लिए बहुत सारे लोग आएंगे पैसा मांगने के लिए, करेक्ट। तो बताइए 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 भैया, सबसे पहले किसको मिलेगा, सबसे पहले किसको मिलेगा बेटा, सबसे पहला पैसा जो मिलेगा ना, सबसे पहले पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा क्रेडिटर्स विथ फिक्स चार्ज, क्रेडिटर विथ फिक्स चार्ज, यानी हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फॉर एग्जांपल डिबेंचर है, डिबेंचर बार बार बोल रहा है मैं तुमको पैसे दूंगा, मैं तुमको पैसे दूंगा, लेकिन ये जो तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग है ना, इस पर मेरा हक है, इस पर मेरा हक है, मतलब इसको बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो मैं मेरे घर पे लेके जाऊंगा, ये होते हैं क्रेडिटर्स विथ फिक्स चार्ज, यानी इनका आएगा भैया पहला नंबर। उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद आएंगे भैया क्रेडिटर, या जो हमारे जिनको हमारे को पैसा देना है विथ फिक्स चार्ज के बाद कौन सा चार्ज आता है भैया, फ्लोटिंग चार्ज, यानी भैया ये भी सिक्योर्ड है, ये भी सिक्योर्ड है, बट कौन सी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है ये नहीं पता, ये फर्नीचर भी बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं, ये बिल्डिंग भी बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं, ये मशीनरी भी बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं, बराबर भैया। तो ये हो गया फर्स्ट जिनका फिक्स चार्ज है, दूसरे हो गए जिनका फ्लोटिंग चार्ज है। उसके बाद भैया थर्ड नंबर पे आएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी भैया जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद जो पैसा होगा ये हमने पे कर दिया आउटसाइडर्स को, ये हमने पे कर दिया आउटसाइडर्स को, और उसके बाद हम लोग पे करेंगे, उसके बाद पे करेंगे हम लोग घर वालों को। तो घर वाले में पहले किसको पे करेंगे भैया, पहले पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बराबर। और उसके बाद अगर कोई पैसा हमारा अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है या हमारा कॉल इन अरियर है, तो कॉल इन अरियर हम लोग बुला लेंगे, और जो पैसा बचेगा प्लस ये कॉल इन अरियर हम किसको पे कर देंगे, हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देंगे। हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर 1 करोड़ का हो तो उनको 90 लाख ही मिले, उनका लॉस हो गया, डिफिशियंसी हो गया, या हो सकता है 1 करोड़ है तो 1 करोड़ 10 लाख मिले उनको, उनका सरप्लस हो गया, उनका फ़ायदा हो गया, बराबर है। तो सबसे पहले किसको पेमेंट होता है, सबसे पहले होता है भैया क्रेडिटर्स विथ फिक्स चार्ज, सेकेंड होता है क्रेडिटर्स विथ फ्लोटिंग चार्ज, फिर होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और आखिरी में कॉल इन अरियर या कोई भी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है वो बुला के पेमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है भैया, एक बात बताइए, ये जो रूल है, ये जो एक्ट है, ये जो रूल है, ये जो प्रोसीजर है, ये कौन बनाता है, ये गवर्नमेंट बनाता है, ये गवर्नमेंट बनाता है। तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को जो पैसा लेना है कंपनी से, गवर्नमेंट को जो पैसा लेना है कंपनी से, बट ऑब्वियसली मैं रूल बना रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले पैसा किसको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सबसे पहले पैसा किसको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन तो गवर्नमेंट क्या आ जाएगी, गवर्नमेंट इंक के बाद यहाँ पे आ जाएगी कि भैया फिक्स चार्ज वाले जो है उनको आप दे दो, जिनके एसेट पे पर्टिकुलर चार्ज है उनको दे दो। उसके बाद मैं यहाँ पे आके खड़ी हो जाऊँगी, मेरा हो जाएगा A1। फिक्स चार्ज के बाद भैया तुमको पैसा देना है मुझे, मैं हूँ गवर्नमेंट, तुमको पैसा देना है मुझे, करेक्ट। फिर एक नीचे से छोटा छोटा आदमी आया, गरीब आदमी, एकदम गरीब आदमी आए, रो रहे बेचारे, जोर जोर से रो रहे, देखो आवाज़ आ रही है आपको, रो रहे हैं वो लोग। कौन है ये गरीब लोग, ये गरीब लोग है कंपनी के एम्प्लॉय। ये गरीब लोग क्या बोल रहे हैं, ये गरीब लोग बोल रहे हैं ये ऊपर सब अमीर लोग हैं, डिबेंचर होल्डर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, हम बेचारे गरीब लोग कंपनी में 2 रोज का रोटी खाते हैं, कमाते हैं, रोटी खाते हैं, हमारा का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, करेक्ट। और ये जाके गवर्नमेंट को बोल रही है,
कि हमारा कोई ध्यान नहीं रख रहा, हम क्या करें। तो गवर्नमेंट बोलती है तू टेंशन मत ले, तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी मेरे साथ आ जा, और हम दोनों यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, हम दोनों यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, डेट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पीछे। और हमको क्या बोला जाएगा, हम दोनों को मिला के बोला जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला जाएगा। तो हु आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है, बट इनको क्रेडिटर्स के ऊपर क्या मिल रहा है, प्रेफरेंस मिल रहा है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। तो वैसे ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को इन टर्म्स ऑफ पेमेंट सादे क्रेडिटर्स को या अनसिक्योर्ड जो फ्लोटिंग वाले हैं उनके पहले हमको प्रायोरिटी मिलेगी, हमको पैसा दे दीजिए फिर आप आगे बढ़ सकते हो। समझ में आया। बस भैया ये क्यों बता रहे थे, क्योंकि इसके बाद का जो चार्ट है ना वो इसी के ऊपर है, इसके बाद का जो चार्ट है ना वो इसी के ऊपर है। अब इसके आगे हमारा ये पार्ट जो है ऊपर, अब हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड था, अब ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कि ये मेरे पास टोटल असेट है, ये मेरे पास टोटल असेट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बुक वैल्यू, लाइबिलिटी, अब सबसे पहले पेमेंट करेंगे अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग, बताओ कौन सा चार्ज, फिक्स चार्ज। इसमें से ये लेस कर दिया, जो भी पेमेंट किया, क्या बचेगा यहाँ पे, बैलेंस बचेगा। फिर क्या करेंगे, फिर पे करेंगे भैया अमाउंट फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उनका भी जो बुक वैल्यू रहेगा, उनको कितना पेमेंट किया, ये आ गया आपका बैलेंस। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद कौन होगा भैया, अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, इनको भी पे कर दिया। फिर बचा बैलेंस, आगे बढ़ रहे हैं, अमाउंट फॉर क्रेडिटर्स हैविंग अनसिक्योर्ड क्रेडिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पे करेंगे उनका अमाउंट आ जाएगा। अब आएगा यहाँ पे, इनको पे कर दिया, नीचे आएगा भैया बैलेंस। आई होप आप लोग मेरे साथ लिख रहे हो। फिर पे करेंगे अमाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है और कॉल इन अरियर है, हम उनको बुलाएंगे अनपेड। हम देखेंगे हमारा जो पेड अप वैल्यू है, यहाँ पे बचा बैलेंस, यहाँ पे हमारे पास कितना बैलेंस है वो हम देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस कॉल इन अरियर रियलाइज। ये कॉल इन अरियर रियलाइज होने के बाद अब इसमें से अगर ये कम है ये ज़्यादा है तो हमारा बच गया सरप्लस, और अगर ये बैलेंस ज़्यादा है और हमारे को देना कम है तो वो आ जाएगा डिफिशियंसी। यानी जितना पैसा मुझे मेरे इक्विटी शेयर होल्डर को देना है उससे ज़्यादा अगर मेरे पास है तो सरप्लस बोलेंगे, और अगर उससे कम है तो उसको बोलेंगे डिफिशियंसी। फटाफट से एक बार फॉर्मेट देख लीजिए, और मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है।
सबसे पहले पे किया फिक्स चार्ज वालों को, फिर पे किया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, फिर फ्लोटिंग चार्ज वालों को, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, आखिरी में पेड अप शेयर कैपिटल मंगाया और कॉलिन एरियर को पे करवा दिया। अब इसके साथ फटाफट लिखिए नोट्स लिखना शुरू कीजिए। इसके अंदर नोट नंबर वन लिखिए। फॉर्म नंबर 57 is expected realization and expected पेमेंट शीट, यानी कितना मुझे पैसा आएगा और कितना मुझे पैसा जाएगा। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन एंड एक्सपेक्टेड पेमेंट शीट, यानी ऊपर पैसा रियलाइज होएगा, नीचे पेमेंट होएगा। प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स फॉर अप्रूवल। ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टर्स बनाते हैं और क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर को बांटते हैं ताकि आप हमको अप्रूवल दे सके कि हाँ हम इस तरीके से हमारा पैसा रिकवर करेंगे, इस तरीके से हम लोग हमारा पैसा रिकवर करेंगे। ये बोलता है फॉर्म नंबर 57। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। असेट स्पेसिफिकली प्लेज means those asset which have been given as security to any creditors, असेट स्पेसिफिक प्लेज बोले तो जो हमने किसी भी क्रेडिटर्स को दी हुई है, गिरवी रखी हुई है। पॉइंट नंबर 3, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज means those creditors means where creditors asset not specifically pledged means where creditor cannot claim particular asset in settlement of due। वो डायरेक्ट आके ऐसा उठा के नहीं लेके जा सकते कि भैया ये मेरे नाम पे है। उनका क्या है, फ्लोटिंग चार्ज है, वो ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं, जो कंपनी देगी वो उनको लेना पड़ेगा। तो असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज मीन्स वेयर क्रेडिटर कैनॉट क्लेम पर्टिकुलर असेट इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। आगे बढ़ते हैं। ERV मीन्स एस्टिमेटेड टू रियलाइज और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। ERV मीन्स एस्टिमेट टू रियलाइज और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। ये असेट बेच के मुझे एस्टिमेटेडली इतना पैसा मिलेगा। कॉल इन अरियर आर अज्यूम टू बी असेट। कॉल इन अरियर जो पैसा आना बचा हुआ है, आर अज्यूम टू बी असेट। भाई अगर बोर्ड रिजोल्यूशन ने पास किया कि हम ये कॉल मंगा रहे हैं और अगर शेयर होल्डर ने वो पे नहीं किया तो होता है कॉल इन अरियर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉल मंगा लिया तो इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर टू पे इट टू द कंपनी और ये कंपनी की असेट हो जाती है। कॉल इन अरियर आर अज्यूम टू बी असेट बट अनकॉल्ड कैपिटल, ऐसा कैपिटल जो मैंने मंगाया ही नहीं अभी तक, अनकॉल्ड कैपिटल इज़ नॉट ट्रीटेड एज असेट। 2 बार बोला कॉल इन अरियर मतलब पैसा मंगा लिया आना बचा है, और अनकॉल्ड कैपिटल मतलब पैसा मंगाया ही नहीं। अनकॉल्ड कैपिटल इज़ नॉट अ असेट बट कॉल इन अरियर इज एन असेट। इफ क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स चार्ज, ऐसे क्रेडिटर्स जिनके कोई फिक्स चार्ज है, आर अनेबल टू रियलाइज यानी यहाँ पे भैया अगर डिफिशिएंसी हुई असेट स्पेसिफिकली प्लेज, यानी भैया क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स चार्ज आर अनेबल टू रियलाइज देयर ड्यूज, अगर उनको अपना पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, देन सच डिफिशिएंसी, जितना पैसा मिलना बचा है, सच डिफिशिएंसी यानी ये वाली चीज़ इज कॉल्ड
इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी भैया ये चीज़ जो है, इतना अमाउंट जो है ये हो जाएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और ये फिर आप ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं ना नीचे, ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं इनके साथ हम उसको पे करेंगे। यानी ये भैया ये ऊपर से अगर डिफिशिएंसी वाला पार्ट है तो नीचू आ जाएगा। किधर आ जाएगा बेटा भैया? नीचू आके इसमें ऐड हो जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी is shown in form 57 is shown in form 57 along with book value of contingent liability if any। यानी भैया हमारी जो लाइबिलिटी है ये हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के भी जो है वो हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी में हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को भी इंक्लूड कर लेंगे। फटाफट 2 मिनट वीडियो पॉज करके एक बार जो 7 पॉइंट्स हमने लिखा है उसको पढ़ लीजिए। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आगे पॉइंट लिखे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। भैया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लिखिए फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। नीचे दिए गए लोगों को हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोलेंगे। पॉइंट नंबर 1, वेजेस एंड अदर बेनिफिट टू वर्कर्स इंक्लूडिंग वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। भैया वर्कमैन के लिए हमने जो जो बेनिफिट बनाए हैं इंक्लूडिंग वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाएगा। यानी जो पैसा मैंने एम्प्लॉय या वर्कर्स की भलाई के लिए रखा हुआ है वो तो मुझे उनको देना ही पड़ेगा। क्या भैया इसके अंदर कोई लिमिट है? द आंसर इज नो। 1 करोड़ है तो 1 करोड़ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रहेगा। 10 करोड़ है तो 10 करोड़ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रहेगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए नो लिमिट लिख लीजिए। अगेन वेजेस किसको पे किया जाता है भैया? वेजेस पे किया जाता है कंपनी के वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को नहीं, वर्कर को। एम्प्लॉयज़ के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वर्कर, एक होता है स्टाफ। स्टाफ को मिलती है सैलरी और वर्कर को मिलता है वेजेस। आगे पॉइंट नंबर बी, सैलरी एंड अदर बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। वर्कर के लिए हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, और बच्चे भी जो सैलरी है तो सैलरी एंड अदर बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। क्या इसके अंदर कोई लिमिट है? हाँ भैया इसके अंदर लिमिट है। तो भैया वापस एक बार पढ़ रहा हूँ, फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसमें पहला पॉइंट है वेजेस एंड अदर बेनिफिट टू वर्कर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉय कंपेंसेशन फंड। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। बट अगर सैलरी की बात करूँ तो सैलरी एंड अदर बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़, इसके अंदर लिमिट है मैक्सिमम अमाउंट पर एम्प्लॉय। लिमिट है मैक्सिमम अमाउंट पर एम्प्लॉय 20,000 और मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ सैलरी। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ सैलरी मतलब अगर किसी की पगार 4,000 रुपया है तो 4,000 इंटू 4 16,000 या 20,000, विच एवर इज़ मोर, ये मैक्सिमम रहेगा आपका। समझ में आया? आगे थर्ड नंबर है इन्वेस्टिगेटर सैलरी। इन्वेस्टिगेटर
सैलरी। ये जो भी आपका लिक्विडेशन होता है ना, वो कोर्ट के ऑर्डर के साथ होता है, कोर्ट के ऑर्डर के साथ होता है। तो कोर्ट वाला जो भी एक अपना आदमी रखेगा, उसको क्या बोलेगा, वो आदमी क्या देखेगा, भैया पहले तो ये कंपनी मर रही, मैं इसमें जाऊंगा और अगर मुझे मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा तो कोई भी इस कंपनी में जाना प्रेफर करेगा क्या? द आंसर इज़ नो। जैसे हम लोग पार्टनरशिप में सबसे पहले लिक्विडेटर के खर्चे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पहले पे करते थे, वैसे ही यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर सैलरी को भी हम पहले पे करेंगे। क्या इसके अंदर कोई लिमिट है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट ड्यूज एज टैक्सेस, गवर्नमेंट के जो ड्यूज है एज टैक्सेस विच वर असिस्ट विद इन लास्ट 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ वाइंडिंग अप। डेट ऑफ वाइंडिंग अप के पिछले 12 महीने के अंदर गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ खड़े हुए थे, वो ड्यूज़ को भी आप क्या बोलेंगे? उस ड्यूज़ को भी आप बोलेंगे भैया ये है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 4 चीज़ आई। पहला आया वेजेस, सेकेंड आया सैलरी, थर्ड आया इन्वेस्टिगेटर सैलरी, फोर्थ आया गवर्नमेंट की ड्यूज़। पहले वाले में कोई लिमिट नहीं था, दूसरे के अंदर 20,000 या 4 महीने की पगार, तीसरे वाले में कोई लिमिट नहीं था, चौथे वाले में पिछले 12 मंथ में जो टैक्सेस ड्यू है वही आएंगे। आगे लाइबिलिटीज ऑब्लिक लोन्स, लाइबिलिटीज ऑब्लिक लोन, जो भी आपकी लाइबिलिटी रहेगी और जो भी आपके लोन रहेंगे विल बी शोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ वाइंडिंग अप। जिस दिन वाइंडिंग अप हो रहा है उस दिन तक की जो डेट है, उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन्स के ऊपर। और वैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी शोन अलॉन्ग विद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ सच डिविडेंड इज इन अरियर। तो डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ दिखेगा, इंटरेस्ट जो है वो वाइंडिंग अप के डेट तक लोन के साथ दिखेगा। अब पॉइंट नंबर 10 आखिरी पॉइंट है। वेन एवर, अगर यहाँ पे डिफिशियंसी रिपोर्ट हुई है, वेन एवर डिफिशियंसी इज रिपोर्टेड, then deficiency account is also prepared, आई होप आपने ये 10 पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे, लिख लिए होंगे। और ये चैप्टर आपको टेक्स्ट बुक में से नहीं करना है, पॉइंट नंबर 10 है वेन एवर डिफिशियंसी इज रिपोर्टेड प्रिपेयर डिफिशियंसी अकाउंट। तो बताइए भैया, जो लिस्ट एच आप बोल रहे हो जो हमको डिफिशियंसी के टाइम पे बनानी है, वो कैसे बनती है? आइए लिखिए। फॉर्मेट ऑफ डिफिशियंसी अकाउंट, इसको बोलेंगे आप लिस्ट एच। चलिए, लिस्ट एच में 2 कॉलम बनेंगे। या लिखिए बैलेंस इन P&L अकाउंट एज लॉस, जो भी बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बैलेंस गिवन इन क्वेश्चन के अंदर जो भी बैलेंस रहा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अंदर लॉसेस को ऐड करेंगे क्योंकि लॉसेस से डिफिशियंसी आपका बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उससे डिफिशियंसी क्या होगा? कम होगा। करेक्ट।
लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंस शेयर जो भी हमने इक्विटी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, प्रेफरेंस का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, वो सबको एडजस्ट करेंगे और हमारा जो फिगर आएगा दैट विल बी बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज लॉस। ये हमारे बैलेंस शीट में आ रहा होगा, ये हमारे बैलेंस शीट में ये फिगर आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो आइटम्स मेरी डिफिशियंसी को बढ़ा रहे हैं, आइटम इंक्रीजिंग डिफिशियंसी, उसको मैं ऐड करूँगा और जो जो आइटम मेरी डिफिशियंसी को कम कर रहे हैं उसको लेस करूँगा। और ये मेरी आ जाएगी फाइनल डिफिशियंसी, जो डिफिशियंसी इसके साथ मैच करेगी, इस डिफिशियंसी के साथ जो मैच करेगी। इसके नीचे लिखिए अबव फॉर्मेट या अबव अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्लस ऑल्सो। सेम जैसे हमने डिफिशियंसी के लिए बनाया है, सेम चीज़ सरप्लस के लिए भी बना सकते हैं। इफ़ आस्क्ड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बुरा है तो ही हमको बनाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन डिफिशियंसी तो कंपलसरी बनाना है, लेकिन भैया अगर सरप्लस है तो सरप्लस के केस में अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ही आपको बनाना है, नहीं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों? करेक्ट। तो थ्योरी यही तक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे क्वेश्चंस। एक बार फटाफट सब लोग नोट डाउन कर लीजिए सब चीज़ें, और एक बार क्वेश्चंस पढ़ने के पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए।